हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम लोग क्लास 10 का सेट नंबर 19 है। 2019 का सेट नंबर 7 हम लोग आज अंसाल पेपर अग्रवाल का सॉल्व करेंगे। क्लास 10 का 2020 के सारे सेट हम लोग प्लेलिस्ट में पढ़ चुके हैं। जितने बच्चे ना देखे हों जाके प्लेलिस्ट खोल ले और वहां से 2020 का जो सातों सेट है वहां पे हल किया गया। आज यहाँ 2019 का सेट नंबर 7 हम लोग हल करने चल रहे हैं। चलिए देखते हैं अग्रवाल का क्वेश्चन क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन हमसे दिया गया है, ये जो कोड है इसका ये बीबी है अग्रवाल का। इसमें पहला क्वेश्चन हमसे दिया गया है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे। अब इसके शून्यक बताने हैं और शून्यक बताने के लिए आप जानते होंगे कि करना क्या है। पहला ऑप्शन दिया है 3 माइनस 3 और 1 और सेकंड ऑप्शन दिया है हमें -3 -1 और थर्ड ऑप्शन है 3 माइनस 1 और चौथा ऑप्शन है 3 और 1। देखिए, इसके शून्य इस बहुपद के शून्य वही होंगे। ये दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। पूरा यहां से खंड करके इसका मान निकालेंगे तब भी आंसर आएगा, या यही मान उठा करके अगर ऑप्शन में है यही पुट कर दो, जिस पर ये 0 हो जाएगा वही इसका शून्य होगा। तो दोनों तरीके से आप चाहे जिस तरीके से लगा सकते हैं। एक तरीके से सॉल्व कर दे रहे हैं हम, इनका खंड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का। अगर इसे तोड़ेंगे दो पार्टों में तो किसमें टूट जाएगा, गुणा करने पर 3 हो जाए, जोड़ने पर 2 हो जाए, तो ये किसमें टूट जाएगा, -3 और +1 में। -3 में से +1 घटाएंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा और इनका गुणा कराएंगे तो -3 आएगा। x लगा ब्रैकेट्स बंद कर दो = 0। एक बार इतना बराबर 0 तो x बराबर 3। एक बार यहां से x = क्या हो जाएगा, -1। ये अगर वैल्यू आपको दिखाई पड़ रही हो 3 और -1, वही ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही है आपका। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। देखिए, सबसे आसान क्वेश्चन यही है। इसमें क्या करेंगे, दोनों में क्या कॉमन है, 9 बचा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a और इसके स्थान पे 1 लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 9 गुणे 1। आंसर क्या हो जाएगा, 9। इसका जो है थर्ड ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन 9 है तो वही सही है। इसके बाद ऑप्शन का अगला क्वेश्चन आता है हमारे सामने, कह रहा है चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे, बिंदु P के निर्देशांक होंगे। तो इसमें ध्यान से देखिएगा क्या होगा, ये y है, ये y डैश आपका, ये x डैश है और इधर से आपका x है। ये 0 है, 1 2 और इधर से जो निर्देशांक है वो 1 2 और 3 है। यहां से देखिए हमसे पूछेगा P का मान बता दो। ये ऐसे करके चित्र बना है, ये P के निर्देशांक पूछ रहा है। आप समझिए y अक्ष की ऋणात्मक दिशा है तो हम अपने तरीके से ऋणात्मक बताएंगे अभी। ठीक है, मान में नहीं दिया, चित्र में नहीं दिया, लेकिन इसके निर्देशांक हमसे पूछा है तो x अक्ष पर कितना है, 2, y पर 3 है, लेकिन ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है इसलिए -3 होगा इसका मान। तो ऑप्शन नंबर 2 और -3, ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका, वही ऑप्शन आपका सही मान लिया जाएगा। अर्थात 2019 का सेट नंबर 7 बीवी केवल गणित प्रश्न पत्र हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 2020 का जितने लोग ना देखे वो जाके प्लेलिस्ट में देख लें। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ये कह रहा है चित्र में, ऐसे करके थोड़ा सा आपका चित्र बना है अंसाल पेपर में, आप देख लीजिए। इसमें ये कह रहा है ये मान ए है, ये आपका बी है, ये डी है, ये सी है। यहाँ 6 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर और यहाँ है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, यहाँ है 3 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आपको दी गई है। इसमें कह रहा है चित्र ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 2 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो कोण बी ए डी और कोण सी ए डी का अनुपात होगा, कोण बी ए डी और सी ए डी का अनुपात होगा सी ए डी। बी ए डी हमसे पूछ रहा है, तो बी ए डी बताइए क्या होगा, ये वाला, और हमसे पूछ रहा है सी ए डी, सी ए डी का मान पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, संगत भुजाओं का जो अनुपात है, कोण अगर बताएंगे, ये कोण किस पर डिपेंड करता है भैया, इस पर और इस पर, अर्थात इनके जो अनुपात बनेंगे वो देखिए क्या बनेगा हमारा। ये अनुपात इक्वल करिए, अगर ये अनुपात इक्वल हो जाता है तो क्या हो जाएगा, एक बार हम लोग लगा देते हैं इसमें नियम, अर्थात देख लेते हैं ए बी बटे बी डी, ए बी बटे, ये इस वाले त्रिभुज में एक भुजा हो गई, अब इसमें एक भुजा ले लो, अर्थात हम लोग बता सकते हैं ए बी बटे बी डी, और ये बराबर होना चाहिए ए सी और सी डी के। तो इसका मान 3 है, इसका मान 2, इसका मान 6 दिया गया है, इसका मान 4, काट के छोटा कर दो, ये इक्वल हो गया। अगर दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो थेल्स की प्रमेय से ये दोनों समरूप हो जाएगा, क्योंकि एक भुजा दोनों में उभयनिष्ठ भी है। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, और समरूप त्रिभुज के सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो कोण बी ए डी, कोण बी ए डी और बटे जो भी मान हमसे पूछा है सी ए डी। अब देखिए कोण बी ए डी के बराबर ये हो जाएगा, अर्थात दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ भी लिख सकते हैं कोण सी ए डी, और ये इससे अगर दोनों मान जब बराबर हो जाएंगे तो यहाँ जब चाहो तब बी ए डी लिख लो, और ये दोनों मान जब बराबर तो ये आपस में कैंसिल, 1/1 आया, अर्थात जो अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा, 1:1 का बनेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि थेल्स की प्रमेय से हम लोग जानते हैं संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, एक भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, तो इसके सभी कोण आपस में बराबर होंगे। अगर सभी कोण आपस में बराबर होते हैं तो बराबर का अनुपात हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, 1:1 आएगा, क्योंकि यहाँ बता सकते हैं कोण बी ए डी ये बराबर है किसके, कोण सी ए डी के। जब चाहे तब बराबर कर सकते हैं ये, ठीक है। तो इसका अनुपात क्या बनेगा, 1:1, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अब देखिए बहुपद अब की बार सिलेबस में है नहीं, ये क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है बहुपद का, लेकिन देख ले रहे हैं, ठीक है। बहुपद देख लीजिए, एक क्वेश्चन ग्राफ बहुपद का पूछा है ऐसे करके, इसमें हमसे कह रहा है कि ऐसे करके इसमें बताइए इसका मान कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं, पहली बात समझ लो, अगर ये ऑप्शन हमसे पूछेगा कि आप जो है बताइए y बराबर fx की वैल्यू पूछ रहा है, fx की वैल्यू, अगर x की वैल्यू पूछ रहा है तो ये x अक्ष को ये वाली रेखा कितनी बार स्पर्श कर रही है वही इसका मान होगा। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो fx का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और अर्थात इसमें fx के शून्यकों की संख्या क्या होगी, 3 होगी। अगर ये हमसे पूछता fy का मान बता दीजिए तो इसका मान क्या होता, 1 होता, इसलिए ऑप्शन में 3 है तो वही सही है। fx का मान क्या होगा, 3 होगा। इसी प्रकार स्टूडेंट्स आपके बहुविकल्पीय ये प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अब चलते हैं हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर, और अति लघुत्तरीय प्रश्न को देखते हैं हम लोग इसके बाद। और अति लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे
दूसरे नंबर से ये पाशा का प्रश्न आ गया। एक साधारण पाशा को एक बार फेंक कर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है कुल घटना तथा अनुकूल स्थिति, अर्थात कुल स्थिति अनुकूल स्थिति। 3 से बड़ी, एक पासे को फेंकेंगे तो 3 से बड़ी कौन कौन संख्या आ सकती है? या तो 4 आ सकती है, या तो 5 आ सकती है, या तो 6। तो मतलब 3 अनुकूल स्थिति है और कुल स्थिति इसकी कितनी है? 6। ये काटेंगे तो 1/2 आएगा। लेकिन ये आप अब की बार सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा, प्रायिकता को 30% सिलेबस के तहत लेस कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन है, ये देख लो, इसका नाम है, ये है बी आपका, ये सी है, ये आपका पी है, ये क्यू है। और इसमें हमसे कह रहा है दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड पीक्यू खींचा गया है। तो एबीसी के आधार बीसी के समांतर पीक्यू खींचा गया है और हमें दिया है पीक्यू जो है इनका अनुपात बीसी अनुपात ये बराबर है 1:3 के। तो वैल्यू हमें ज्ञात करना है एपी की, एपी और पीबी का अनुपात ज्ञात करना है, एपी और पीबी का अनुपात ज्ञात करना है, पीबी का अनुपात। और ये पीक्यू का मान कितना दिया गया? 1 और बीसी का मान दिया गया है 3। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम लोग, एक छोटे त्रिभुज में ले लेंगे एक भुजा, कौन भुजा? अर्थात एपी और बटे बीसी, एपी और बटे जो भी मान आएगा एपी बटे एबी ये इक्वल होगा पीक्यू बटे बीसी के। इसका मान पता है एपी और ये AB ये बराबर होगा किसके? PQ का मान 1 है, BC का मान 3 है। तो इसके बराबर होगा AP बटे AB के स्थान पे, पूरे के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं AP और प्लस PB और ये इक्वल होगा 1/3 के। AP का मान 1 है तो यहाँ 1 रख देंगे और यहां से हम लोग ज्ञात कर लेंगे पीबी का मान, तभी तो निकाल पाएंगे। और पीबी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इसका गुणा इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3AP। और अगर ऐसे ही डायरेक्ट हम लोग प्राप्त कर सकते हैं कि ये बराबर होगा इसके, तो AP का मान जब 1 है तो पीबी का मान क्या होगा? 2 होगा। ये 1 है तो ये 2 होगा, लेकिन अगर नियमता निकालेंगे तो ये हो जाएगा AP प्लस पीबी और ये इक्वल होगा 3AP के। किसके? 3AP के। और ये इधर जाएगा तो पीबी बराबर किसके हो जाएगा भैया? 2AP के। मतलब AP का 2 गुना और किसके बराबर होगा? तो ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा 2, तो क्या हो जाएगा? AP बटे पीबी और 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2। अर्थात इनका अनुपात कितना आएगा? ये 1 होगा, ये 2 होगा। अगर पूरे के साथ अनुपात निकालेंगे तो 3 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, था कुछ नहीं, केवल थोड़ा सा नियम लगाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, ये पूछ रहा है हमसे cos 18 और sin 72 का मान। cos 18 और sin 72 का मान, ये देख लो, cos 18 अंश और sin 72 का, ये आपको बहुत अच्छे से बताया गया होगा। चाहे इसको दोनों में से एक को चेंज कर दो। इसके स्थान पे लिख सकते हैं हम लोग cos 18 के स्थान पे लिख सकते हैं 90 - 72 और नीचे लिखा गया है sin 72 और cos 90 - थीटा क्या होता है? sin थीटा। तो हो गया sin 72 और नीचे आपका मान लिखा गया sin 72। ये इससे कैंसिल हो गया, मान क्या हो जाएगा? 1। यही आपका आंसर होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, आराम से लगा लेंगे। और इसके बाद हमसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 6, 72, 120 का मासा और लासा ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है स्टूडेंट्स,
ये प्रश्न आप देख लीजिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हर चैप्टर का एक एक प्रश्न केवल आप लगाइएगा। अब इतना समय नहीं बचा है कि आप पूरा एक सेट लगाएंगे। अंशाल्व लगाने का इतना मतलब होता है कि पूरे चैप्टर का जितना आपके सिलेबस में है, हर चैप्टर से एक आध दो क्वेश्चन मिलता है तो उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट हमें याद आ जाते हैं। अंशाल्व इसीलिए सॉल्व करना चाहिए, पेपर के 1 या 15 दिन पहले से ही अंशाल्व पेपर सॉल्व करना चाहिए। इसका अर्थ केवल इतना बेनिफिट मिलता है कि पूरे सिलेबस में पढ़े गए क्वेश्चन रिपीट होते हैं और जिस चैप्टर से एक क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं उस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसे अब दूसरे का घ नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये हमसे पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 72 और 120 का मासा और लासा ज्ञात कीजिए। अब पहले इनका खंड करेंगे। 6 का खंड क्या कर लेंगे भैया, 6 का खंड करिए तो 2 × 3 में तोड़ सकते हैं। 72 को तोड़िए, 72 को 2 गुणे आ जाएगा 36, 36 को 2 से तोड़ेंगे आ जाएगा 18, 18 को 2 से तोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 और 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3। ये हो गया 72 का खंड। या ऐसा तोड़ लो, 6 का खंड आया 2 × 3 और 72 का खंड आया 2 × 36 बचा, 2 से डिवाइड करेंगे 18 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, ये 3 आपका। 120 का खंड करिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 आया, 2 से डिवाइड करो 30 आएगा, 2 से डिवाइड करो तो 15 आएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, 15 को 3 से और 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। हमें HCF निकालना है तो HCF ये होता है, आप समझ लो। इसमें आपको बताया गया होगा नियम कि जो सब में हो, जो सब में कॉमन हो वही HCF होगा। तो 1 2 इसमें है, 1 2 तो इसमें है, ये 1 2 इसमें है तो 2 रहेगा। 1 3 इसमें है, 1 3 इसमें है, 1 3 इसमें है, ये है। अब इसमें अन्य कोई संख्या है नहीं, इसमें 3 है इसमें नहीं है, इसमें और 2 है इसमें नहीं है, तो जो सब में कॉमन हो वही इसका HCF होगा। तो HCF कितना आ गया, 6 आ गया। और LCM निकालेंगे। LCM का नियम होता है HCF के बाद जो बच रहे हैं वो भी वैल्यू आप उठा के रख दीजिए। 6 के अलावा बताइए कौन सी वैल्यू बची है आपकी। यहाँ से 6 तो निकल गया, यहाँ से 6 मान लो ये 2 और ये 3 निकाल दिए थे, यहाँ से ये और ये निकाल दिए थे, बाकी 2 और 2 यहाँ से बचेगा, 1 3 यहाँ से बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा 2 और 2 और यहाँ से 5 बचेगा। ये कर लो, देखो 5 दूनी 10 दूनी 20 और 20 3 60, 60 दूनी 120 और 2 120 2 240 और 240 जो आएगा तो 24 छक्का कितना होगा, 24 छक्का 124 आएगा। 240 × 6 कर लो, 240 × 6 कर लो तो 0 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 और 6 दूनी 12 2 14, 1440 इसका LCM हो जाएगा। एक बार देख लेना स्टूडेंट्स, गुणा आप करके देख लीजिएगा, जो भी बनेगा गुणा आप एक बार कर लीजिएगा। तो छोटी संख्या आ रही है और एक बार फिर से गुणा करा लो, देख लो गलत तो नहीं है। यहाँ से देख लो कॉमन में कौन कौन है, लासा निकालेंगे तो आप सोचिए ये 2 हो गया, 2 यहाँ 2 बार हो जाएगा तो ये दोनों और उठा के रख लो और बाकी कौन बच रहा है, ये 3 और 15 और बच रहा है। तो 15 छक्का 90, 90 दुनिया 180, 180 दुनिया कितना होगा 360 होगा भैया आंसर, ठीक है। गुणा करा लेंगे, अर्थात इसमें जब आ गया कॉमन, ये 2 कॉमन आ गया तो ये 2 एक के बार लिखा जाएगा, ठीक है LCM में। क्योंकि LCM जब आप डिवाइड ऐसे करते हो तो 1 मिनट सोचिए, जब 2 से हम लोग काट देंगे तो ये 2 और ये 2 एक पे 2 बार जब संख्याओं से काटेंगे तो उसी से ये भी कट जाएगा, उसी से ये भी कट जाएगा, ठीक है, उसी से कट जाएगा तो ये होगा 360। अगर इस तरीके से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस तरीके से लगा के इसका देख लीजिएगा, ठीक है। LCM कितना होगा 360 होना चाहिए। मिटा दे, दूसरे का ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद हमसे कह रहा 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं, 1 से 100 तक
देखिए 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक डॉट 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 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। तो सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का जो हमारे पास फार्मूला है स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कहां से निकालते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग हम लोग निकालेंगे n+1 और by2 से। ये प्राकृतिक संख्याओं का योग बता पाएगा, तो यहां से निकालेंगे हम लोग। तो ये n का मान कितना होगा स्टूडेंट्स, 100 होगा, और 100 + 1 करेंगे तो 101 हो जाएगा, और बटे 2 करेंगे तो ये 50 बार में कैंसिल हो जाएगा। 50 × 1 50 और 50 × 1 50, 50 इसका होता है योग, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, फार्मूला याद रखिएगा, बाकी आप लगा ले जाओगे। कह रहा है हमसे अगला क्वेश्चन, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए। ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं, पहले चैप्टर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। इसके बाद वाला अगला क्वेश्चन एक बार देख लो। इसके बाद का अगला क्वेश्चन है, वो हमसे कह रहा है अगला क्वेश्चन कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए क्या 987 और 10,500 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। अब ध्यान से देखिए, इतना दिया गया है और 10,500 दिया गया है। इसका दशमलव प्रसार हम लोग तब करेंगे, पहले कौन सी संख्याएं शांत होंगी, जिसका हर 2 की पावर n × 5 के पावर m के रूप का होता है, वो एक शांत आवर्ती है, अन्य कंडीशन के लिए एक अशांत है। तो इसका हम लोग खंड करेंगे 500 का, तो 2 से काटो कितना आ जाएगा, ये 5, 2 5 0, फिर 2 से काटेंगे 2 और 1 बच जाएगा, 7 बार में 6 बार में 2 और ये 5। अब किससे कटेगा स्टूडेंट्स, 5 से। 5 25, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से काट दो, 5 × 1 5, 5 और 0 बार में। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 × 1 5, मतलब 3 से भी ये कट जाता है, तो काट दो यहाँ से 3 से, ये 7 बार में कट गया। इसका खंड कितना आया, 9 8 7, और ये आया 10,500। 10,500 को क्या लिख सकते हो, 2 पावर 2 और 5 की पावर 2, और ये 7 त्रिक क्या हो जाएगा 21। देखो ये 21 से कट रहा है, 5 की पावर 3 है। चलो ठीक है, 21 को काटो, 21 से देखो ये कट जाएगा कि नहीं कटेगा, 21 से कट जाएगा कि नहीं। पहले 3 से काट लो, 3 से काटो, ये 3 त्रिक का 9 और 3 दूनी 6, 3 9 27। एक बार फिर से 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6 और 2 बच गया, 3 9 27। 3 से कट गया, 7 से देखो ये कट जाएगा कि नहीं, 7 चौक 28 और 7 सता 49, कितना आ गया 47 बटे 2 की पावर 2 × 5 की पावर 3। अब आप समझिए स्टूडेंट्स, इसके हर में केवल 2 की पावर n × 5 के पावर m के रूप का इसका हर है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और क्यों होगा, तो लिख देंगे इसका हर 2 की पावर n × 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। स्टूडेंट्स ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन था, और इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा और पूरा जाके सेट और देख लीजिएगा। हर चैप्टर से एक दिन पहले आप पढ़ाई बंद कर दीजिएगा, कोई मतलब नहीं है। केवल एक काम करिएगा, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, बात खत्म। अब इसके बाद बहुत कम टाइम बचा है, आप अब कॉन्सेप्ट पढ़िए। जैसे शांत अशांत का कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, अब सवाल ना लगाइए, एक क्वेश्चन लगाना है तो लगा लीजिए, हर चैप्टर नहीं पढ़ना चाहिए। अब शांत और अशांत का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, तो 5-10 क्वेश्चन लगाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, एक क्वेश्चन लगा लिए, शांत ये होता है, शांत ये होता है, छोड़ के अगले वाले चैप्टर पे चले जाएंगे। बहुपद सिलेबस में नहीं आएगा। द्विघात समीकरण में कैसे क्या बनता है, पहली बात इक्वेशन कैसे बनता है, इक्वेशन कैसे हल करते हैं, उसके बाद अगले चैप्टर पे हम लोग पहुंचेंगे, उसी में देख लेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म में क्या कैसे होता है,
कैसे हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं, कैसे प्रतिस्थापन को हल करते हैं और कैसे हम लोग वज्रगुणन विधि से हल करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे और कॉन्सेप्ट सीखने के बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे करके हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट आज सीखेंगे और 1 घंटे आराम से पढ़ ले तो कॉन्सेप्ट हर चैप्टर का क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, तीसरे का गा नंबर दिया है आपको। इसमें हमें वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल दिया गया है और वर्ग अंतराल में आपको दिया है 0 से 10, 10 से 20 और इसमें दिया है 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से क्या दिया गया है 50 दिया गया है। और इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, बारंबारताएं दी गई हैं, बारंबारता दिया गया है, इसकी भी वीडियो पड़ी है, जाके देख लो प्लेलिस्ट में, ये देख लो। इसमें 8 दिया गया है, 12 है, 10 है, 11 है और ये 9 दिया गया है। इसके बाद हमसे पूछ रहा है समांतर माध्य बता दीजिए। समांतर माध्य सबसे आसान है स्टूडेंट्स। पहले यहाँ से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे और x का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, ये x है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, दोनों को जोड़ो 2 से भाग करो तो 15 आ जाएगा और यहाँ 25 आएगा, यहाँ 35 आएगा, यहाँ 45 आएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आप जो काम करेंगे यहाँ से क्या करेंगे, ये f है और ये x है। अब एक काम करो, f(x) निकाल लो, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 12 15 ये 180 होता है, ये 250 हो जाएगा और 13 ये 11 लिखा गया है तो 35 एकन्नम 35 और 35 3 38 385 हो जाएगा और 45 नवैया में स्टूडेंट 405 होता है। ठीक है, कितना होता है 405 होता है। आप एक काम करिएगा, इनको प्लस करो, सभी संख्याओं को जोड़ लीजिएगा क्योंकि समांतर माध्य बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा f(x) बटे सिग्मा f। और इनमें जो योग आएगा यहाँ पे उसमें इनके योग से क्या करेंगे भैया, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट आप करिएगा, कैलकुलेशन आप करिएगा, सबको जोड़ लेना, इनको जोड़ लेना, डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते रहेंगे, तीसरे का घा नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तीसरे का घा नंबर क्वेश्चन है, ये देख लो तीसरे का घा नंबर क्या है, इसमें दिया गया है तीसरे का घा नंबर। आवाज ना करें, पीछे वाले आवाज कर रहे हैं भैया। ठीक है, ये रिवीजन क्लास है, ये रिवीजन क्लास में ऐसे ही चलेगी। ठीक है, अगर आपको क्लास तेज लग रही हो तो जा करके वीडियो देखो। कह रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की जीवा AB काम क्या करती है भैया, इस पर समकोण बनाती है, केंद्र पर समकोण बनाती है। और दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 10 सेंटीमीटर दिया गया है स्टूडेंट्स। अगर ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है, सर्वप्रथम हम लोग लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और पाई का मान दिया है 3.14 रखिएगा। हम लोग जानते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है बताइए जल्दी से। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कंफर्म करके जल्दी से बताइए, बताइए। पीछे वाले लड़के भूल गए, 2 दिन बाद पेपर है भैया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही भूल गए। चलिए क्या होगा, कंफर्म करो जल्दी से, पीछे से बताइए आप। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा स्टूडेंट्स, नहीं मिलेगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल
कंफर्म करो, पीछे वाले कंफर्म नहीं है, काहे नहीं पढ़ के आते हो भैया, नहीं बता पाए, चलो ठीक है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल थोड़ा जो है जाके देख लो ना, ये क्या होगा आर स्क्वायर क्या होता है भैया, पाई थीटा बटे 360 बताया गया होगा ये फार्मूला, माइनस साइन थीटा बाई 2। आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 10 दाम्मा 100, पाई का मान 3.14 रखना है, थीटा का मान कितना होगा 90 अंश बटे 360, साइन 90 अंश का मान क्या होगा 1, तो 1/2 हो जाएगा। सॉल्यूशन में चित्र मिटा दे रहे हैं, ये देख लो, ये इससे कैंसिल बटे 4 हो गया, इसका मान है तो 100 इंटू 3.14 बटे 4 माइनस 1/2। अब ये देख लो, इनको हल कर लो, हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 ऐसे रहने दो, एलसीएम हो गया 4, ये हो जाएगा 2 गुणे 3.14 तो ये हो जाएगा 6.28 और माइनस 2 दूनी 4 एकन्नम 4 होगा, तो ये 3.14 ही रहेगा, 2 दूनी 4 होगा, यहाँ 2 होगा। अब ये हो जाएगा 100, इसमें से घटा दो तो 1.14 हो जाएगा स्टूडेंट, और बटे 4। अब ये 25 करने की कोई जरूरत नहीं है, इसका गुणा करा देंगे 114 हो जाएगा बटे 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, इतना भी आंसर आपका हो सकता है, या काट के छोटा कर दो 5 7 बटे 2 और इसको काट दो 28 दूना 56 होगा, 28.5 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। और इसको क्या करोगे पाई आर स्क्वायर में से घटा दोगे, पाई आर स्क्वायर मतलब पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको घटा दोगे तो क्या आ जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, क्या आ जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बाद इसको मिटा के आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद चौथा प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछेगा 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 है, 2 घन है जिनमें प्रत्येक का आयतन कितना है 64 घन सेंटीमीटर है, इसका 64 है तो भुजा कितनी हो जाएगी 8, और एक घन और है, एक घन और है, इसकी भी भुजा कितनी है 64 है, इसका आयतन 64 है, तो घन क्या हो जाएगा भैया, ये क्या हो जाएगी भुजा क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, इसकी भी क्या हो जाएगी 4। और कह रहा है इनके फलकों को मिला दिया जाता है, इनके फलक को आप मिला देंगे, बताइए इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी नहीं, यहीं पे आ जाएगा अगला वाला घन आपका, ना ऊंचाई बढ़ेगी ना इसकी चौड़ाई बढ़ेगी, केवल लंबाई बढ़ जाएगी, इसकी लंबाई 4, इसकी 4, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी 8, और ये अब घन से क्या बन गया घनाभ बन गया, तो हमें घनाभ का आयतन चाहिए, और घनाभ का आयतन स्टूडेंट्स आपको बताया गया होगा, घनाभ का आयतन कहां से निकालते हैं LB से निकालते हैं, लंबाई कितनी हो गई 16, चौड़ाई 4 है, ऊंचाई 4 है, तो 4 चौक 16, 16 16 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 256 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लेकिन आयतन शायद इसका ज्ञात ही नहीं करना है हमें, अगर इसका आयतन नहीं ज्ञात करना है तो हम लोग क्या निकालेंगे भैया, इसका आयतन नहीं ज्ञात करना है हमें, अगर इसका आयतन नहीं ज्ञात करना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होता है, घनाभ का क्षेत्रफल 2LB BH और क्या होता है प्लस HL, बहुत अच्छे, 2 लंबाई 16 है, चौड़ाई 4 है, यहाँ दोनों 4 4 तो 16 हो जाएगा, यहाँ 16 चौका 64 हो जाएगा, स्टूडेंट्स दोनों को 16 चौका 64 और 64 64 128 और 128 में 16 और जोड़ दो, 128 में 16 जोड़ो, जोड़ के बताओ 128 में 16 2 गुणे 144, 2 से गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा 288, कैलकुलेशन एक बार आप देखिएगा,
कॉन्सेप्ट समझ लो, दोनों फलकों को, दोनों घनाभ के दोनों घन के फलकों को मिला देंगे तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। 4 इसकी थी, 4 इसकी 16 हो जाएगी। लंबाई तो 4 4 8 होनी चाहिए, 16 क्यों कर रहे हो? ये देख लो गलती हो जाएगी, ऐसे गलत करके चले आओगे। यहाँ भी 8 होगा तो 8 चौक 32 करो और कम आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2, 8 चौक 32 और 32 32 ये हो जाएगा 64। 64 16 जब जोड़ेंगे हम लोग तो 64 16 कितना हो जाएगा? यथासंभव 80 होना चाहिए। 80 दुनिया कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 160। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 160 आ जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन के मूल बताना है भैया। 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स प्लस 2, 2 नंबर का क्वेश्चन है कि मूल बताने हैं। और मूल बताने के लिए आप लगा लो, इसको मिटा दे स्टूडेंट्स, इसको मिटा दे। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, इसके बाद का जो क्वेश्चन है कह रहा है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसके मूल ज्ञात करेंगे और मूल कैसे ज्ञात करेंगे? इसका खंड करेंगे, गुणा करने पर 6 हो जाए, गुणा करने पर 6 हो जाए और जोड़ने पर 2 रूट 6 हो जाए। मतलब जोड़ने पर 2 रूट 6 हो जाए, गुणा करने पर 6 हो जाए। रूट 6 और रूट 6 में तोड़ दें स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 2 रूट 6 हो जाएगा, गुणा कराएंगे तो 6 हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे कि इन दोनों को जोड़ेंगे 2 रूट 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जब गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? रूट 6 का 6। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? तो पहली बात समझ लो, यहां से 3 है, रूट 6 तो कॉमन है नहीं, रूट 6 कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन है स्टूडेंट्स? 3 तो कॉमन है, यहाँ रूट 3 है, यहाँ भी रूट 3 है, तो रूट 3x कॉमन हो जाएगा। 3 को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स रूट 3 इंटू रूट 3, तो एक रूट 3 तो कॉमन हो गया, यहाँ से रूट 3 बचेगा, x स्क्वायर में से x कॉमन तो x बचेगा, यहाँ से रूट 3 कॉमन हो गया तो रूट 6 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 2, तो ये तो कॉमन हो गया तो रूट 2 बचेगा। सेम कंडीशन में यहाँ कॉमन कर लो, यहाँ से रूट 2 कॉमन कर लो तो यहाँ से रूट 3 बचेगा, x माइनस रूट 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। टोटल क्या कॉमन है? रूट 3x माइनस रूट 2 कॉमन है और यहाँ से आएगा रूट 3x और माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। एक बार इतना बराबर 0 तो x बराबर रूट 2 अपॉन रूट 3, यहाँ से भी वही आएगा रूट 2 अपॉन रूट 3। ये मूल होंगे, ठीक है। ऐसे प्रश्न को गलत मत करके आना, ये अच्छा प्रश्न होता है। इसी के बाद अगले क्वेश्चन में माध्यक निकालना है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स लगाने का प्रयास करिएगा। बाकी जो प्रश्न आपको ना समझ में आया हो जा करके वीडियो को एक बार दोबारा देख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्टूडेंट्स।